सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs डिसीज़ इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र होते हैं सेक्शुअल इंटरकोर्स से, उन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या इन्फेक्शंस। और बोला जाता है वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। ये तीनों इन्फेक्शन या डिसीजेस तब होती है ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान। नाउ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, clamidiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV, leading most dangerous, and is discussed in detail in chapter 8. ये सारे डिसीज़ेस के नाम दे रखे हैं जो किसकी वजह से होते हैं, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। और इन सब में से HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसको चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया गया है डिटेल में। और HIV डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, और अगर ये एक बार हो जाए तो इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता है, फिर बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, HIV ये ट्रांसमिट होते हैं कुछ अदर रीजंस की वजह से भी, जैसे इंजेक्शन नीडल की वजह से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या फिर इन्फेक्टेड मदर से फोइटस तक। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिसीज आर completely curable ऑफ इफ़ डिटेक्टेड ईयरली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। कहने का मतलब ये है कि ये सेक्शुअल इंटरकोर्स के अलावा कहीं और तरीके से भी हो सकते हैं। मतलब जैसे हेपेटाइटिस और HIV अगर एक ही निडल शेयर करी है किसके बीच में, एक इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में और एक हेल्दी पर्सन के बीच में, तो ये चांसेस है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल अगर आप हेल्दी पर्सन के अंदर उसको इंजेक्ट करोगे तो हो सकता है कि उसको भी HIV या हेपेटाइटिस B हो जाए। अब या फिर ब्लड अगर ऐसा चला दे जो HIV पॉजिटिव हो, या उसके अंदर मतलब HIV के सिम्टम्स हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, सामने वाले को इन्फेक्शन हो सकता है। और हेपेटाइटिस B, जेनिटल herpes और HIV इन्फेक्शन के अलावा जो भी जितनी भी डिसीज़ हैं, अगर उनको अर्ली टाइम में डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जल्दी उस बीमारी के बारे में पता चल जाए, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स ये हैं इसके कि इसमें माइनर से ईचिंग होती है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग आती है, एंड इन द जेनिटल रीजन इन्फेक्टेड फ्लूइड डिस्चार्ज। और जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है वो कई बार कोई सिम्टम्स नहीं शो करती है, उनको कई बार डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि उनको ये डिसीज़ हो रखी है। Absence of less significant symptoms in the early stage of the infection and the social stigma attached to the STIs deter the infection person from going for timely detection and proper treatment. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अगर उनको मतलब अगर कुछ लोग को इस बारे में पता चल जाए, या लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या सोचेंगे कि मुझे ये डिसीज़ है। तो इस तरीके की उनकी थिंकिंग होती है, तो इस वजह से भी वो जा नहीं पाते हैं और उनकी डिसीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है, और फिर वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और फिर जब एंड स्टेज होता है या जब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली में उनको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर। तो बाद में उनको क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीजेस PID, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो बाद में हो सकती है अगर आपने डिसीज़ को क्योर नहीं किया है तो। नाउ STD जो होती है उनका मेजर थ्रेट यही है कि हेल्दी सोसाइटी, इसलिए उसका अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों ज़रूरी है, एंड क्योर भी इन डिसीज़ का काफ़ी ज़रूरी है। तो मेन हमारा मोटो होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के ऊपर। वैसे तो किसी भी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकता है, पर अगर देखा जाए इंसिडेंट आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 years, the age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of this infection by following the simple principle given below. देखो यहाँ पर जो ये एज ग्रुप दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि यही जो एज ग्रुप होता है ना, वो रिप्रोडक्टेबल एज ग्रुप माना गया है। इसी एज में ज़्यादा होता है क्योंकि इसी एज में मैरिज होती है, सोशल इंट्रैक्शंस होते हैं और सेक्सुअल इंट्रैक्शन होते हैं।
अब यहाँ पे पैनिक होने की कोई बात नहीं है, प्रिवेंशन है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, मतलब अननोन पार्टनर को अवॉइड करना है और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इन डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, ठीक है। कॉन्डम को यूज़ करना है क्वाइटस के टाइम पर, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल सकते हैं और वहाँ पर जाके डिटेक्ट करवा सकते हैं, तो कम्प्लीटली आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, डायग्नोज हो जाएगा वो जो भी इन्फेक्शन है वो, और फिर उसका हम क्योर कर सकते हैं उसको अर्ली स्टेज में। नाउ इनफर्टिलिटी, अ डिस्कशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अब अभी जब हम रिप्रोडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई कपल्स ऐसे हैं इंडिया को इंक्लूड करके जो इनफर्टाइल हैं, उनके या तो फिर बेबी नहीं हो रहा है या फिर दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कॉन्गिनेशन diseases, drugs, immunological or even physiological in India. Often the female is blamed for the couple being childless. मतलब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं जो आपको यहाँ पर लाइन में दे रखी है, लेकिन अभी हमको पढ़ना है इनफर्टिलिटी क्या है। इंडिया में हर बार फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosed and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, वो डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कई बार वो इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं। देखो ऊपर के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो कई बार जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं या जो नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं तो वो वहाँ पर बताते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि इससे हेल्प मिलती है कपल्स को चिल्ड्रन करने में। और उन सब चीज़ों की बातें भी नहीं हो पाता है जब, तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको बोला जाता है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in almost a similar condition as that in the body, followed by embryo transfer is one of the such methods. देखो इन विट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। इन विट्रो का मतलब ही होता है, नाम से पता चल रहा है कि बॉडी के बाहर की फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहाँ होगी, बॉडी के बाहर, और सिमिलर कंडीशन में होता है जैसे कि बॉडी के अंदर की कंडीशन में होता है। और फिर होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन सच मैथड। अब देखो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम का हमने नाम सुना है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी इसको लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें क्या होता है कि जो ओवा जो होता है वाइफ का या फिर डोनर का फीमेल का, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर, किसका स्पर्म या तो ओनर का होगा या तो हस्बैंड का होगा, सॉरी डोनर का होगा या तो फिर हस्बैंड का होगा। तो दोनों की जो स्पर्म है फीमेल और मेल का, उसको कलेक्ट किया जाता है और उनको इंड्यूस किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है टू फॉर्म जाइगोट, ताकि जाइगोट बन जाए, अंडरस्टैंड। और ये कहाँ पे बनता है, लेबोरेटरी में बनता है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है ताकि ओवा और स्पर्म मिलाए और उसकी वजह से जाइगोट बने। अब क्या होता है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज with up to 8 blastomers could then be transferred into the fallopian tube, JIFT, zygote intrafallopian transfer, and embryos with more than 8 blastomers into the uterus, IUT, intrauterine transfer, to complete its further development. जब आपका जो जाइगोट है वो बन जाता है 8 ब्लास्टोमर्स तक का, तब उसको ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जब एम्ब्रियो के अंदर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर होते हैं तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। अब देखते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ। ओवा यानी कि फीमेल से और मेल का हमने दोनों का जो है ओवा और स्पर्म उसको लिया, देन हमने उसको कलेक्ट करा, फिर उसको हमने इंड्यूस्ड किया, मतलब उसको हमने फिर मिलाया
ताकि जाइगोट बन सके। फिर उसको एक स्टिमुलेटेड कंडीशन दी जो कि लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद में जब जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक हो जाएगा, उसके बाद में हम उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। देन वो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर्स के बाद में जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में उसको यूट्रस में करेंगे, जिसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र इन फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये जो पैराग्राफ है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जिफ्ट में और ये जो आपका है 8 ब्लास्टोमियर्स जो बन रहे हैं उसमें क्या अंतर है। अब क्या हुआ है कि यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि डेवलपमेंट पूरी हो जाए। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या करेंगे ये कि जो ओवा लेंगे और जो स्पर्म लेंगे ना, उसका फ्यूजन ये किसके अंदर करवाएंगे, फीमेल के अंदर करवाएंगे, तो उसको बोला जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये सिर्फ उनके अंदर ही परफॉर्म होता है जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं। अब देखो हमने 2 फर्टिलाइजेशन पढ़े, एक तो पढ़ा है हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक पढ़ा है हमने इन विवो फर्टिलाइजेशन। नाउ गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें क्या लिखा है, ओवम क्या होता है ना, कलेक्ट करते हैं डोनर से, किसमें, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब ऐसी फीमेल के अंदर जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एक सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन कर सकती है, तो ऐसी वुमेन के अंदर दूसरी वुमेन का ओवा डाला गया, ठीक है। अब मैं वापस से समझाती हूँ कि जो यहाँ पे ओवम है वो किसी डोनर से लिया है, जिसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला गया है, दूसरी फीमेल की जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवा को, लेकिन वो कंसीव कर सकती है ओवा को। कंसीव का मतलब होता है कि वो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. In fertility cases, either due to the inability of the female partners to inseminate the female or due to the very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. एक और स्पेशलाइज प्रोसीजर है एम्ब्रियो बनाने का लेबोरेटरी में। स्पर्म क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी में, इसमें जो स्पर्म होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। अब जो भी केसेस हो इसके अंदर मेल पार्टनर की इंसेमिनेट इनफर्टिलिटी केस की वजह से हो या इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर, ठीक है, मेल पार्टनर की कोई इनएबिलिटी हो या फिर उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से करेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया है, जो सीमेन कलेक्ट किया है हस्बैंड से वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना में इनटू द यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोला जाता है उसको, ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पे जितना भी आपने पढ़ा ये आपके सब एग्जाम्पल हैं आर्ट के। नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन इन सब टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए हमको स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। देयरफॉर दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, ठीक है। ये जो मतलब फैसिलिटीज़ होती है ये कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू only a limited number of people, emotional, religious and social factors, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स, ये भी सब इनसे रिलेटेड हैं। आर ऑल्सो detends in the adoption of this method, since the ultimate aims of all this procedure is to have children. In India we have so many orphaned and destitute children. तो यहाँ पर उसने एक बात की कि इतने सारे ऑप्शन है लेकिन एक अल्टीमेट है कि मतलब अगर बेबी हो तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ऑर्फन्स होते हैं, ठीक है, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, तो जो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिली तो, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम एडॉप्शन करें क्योंकि इंडिया में ये चीज़ अलाउ भी है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है।